बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, रिड्यूस एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये चीज़ें आज की हमारी डिस्कशन में शामिल होंगी। लास्ट पे हम कोई 2-4 MCQs आज की डिस्कशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह के MCQs पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस क्या चीज़ है, जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दो किस्म की होती हैं, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसमें क्या है कि हम किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई सी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि RI को RJ बना दें और RJ को RI बना दें, ठीक है, या फिर कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो ये भी हमने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी कि एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। रोज़ को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को भी, ठीक है। इसी तरह हम किसी एक रो को एक कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि RI कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही कहेंगे, रो ऑपरेशन। हमने RI को KRI बना दिया, या CI को KCI बना दें, ठीक हो गया, या फिर इसको ये बना दें KCI को CI, KRI को RI। मतलब क्या है कि हम किसी पूरी अगर रो के तमाम एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी हमने एक रो ऑपरेशन अप्लाई किया। ये KRI बना दिया ना, RI को KRI बना दिया, यानी कि RI एक रो है, RI मतलब पहली रो या दूसरी रो या तीसरी रो, ठीक हो गया। उसको K से मल्टीप्लाई करके KRI बना दिया, तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ, जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। या फिर CI को KCI बना दें या KCI को वापस CI बना दें, तो ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया जनाब। इन दोनों में से कुछ हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर। ये मैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन बता रहा हूँ कि हम किस किस तरह के अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे है, हमारे पास एक रो है जी RI। हम ऐसा करें कि RI में KRJ ऐड कर दें। इसका क्या मतलब है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि फ़र्ज़ करें एक हमारे पास रो है जी पहली, एक है जी चौथी रो। हम चौथी रो के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो उसके बाद जो रो बने, ठीक है ना, R4 को 5 से मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट को, तो फिर क्या किया, इस रो के एलिमेंट्स जो बने 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उन तमाम एलिमेंट्स को R1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, ठीक हो गया। R1 में ऐड कर दिया 5 R4 को, ठीक है। ऐसे आप समझें, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि 1 3 7 9 2 5, ठीक है, 6 0 1, ये एक मैट्रिक्स है। ये R1 है जी, ये वाली R2 है जी, ये वाली R3 है। मैं ऐसे करता हूँ R1 + 2R3 कर देता हूँ। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि R3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसे R1 में ऐड कर देना। R3 को एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना, 12 को 1 में ऐड कर देना, 13, ठीक हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 0 + 3 3, 1 × 2 2 2 + 2 4, ठीक है। R1 + 2, यानी कि हमने R1 में R3 का 2 टाइम्स, R3 के एलिमेंट्स का 2 टाइम हमने R1 के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। तो ये भी एक रो ऑपरेशन है, ठीक है जी। R1 + KR, RI + KRJ। इसी तरह यही काम हम कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं, CI + KCJ। तो ये जो तीनों मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं, चाहे वो कॉलम ऑपरेशन है चाहे वो रो ऑपरेशन है। ये मैंने कॉलम ऑपरेशन बताए, ये रो ऑपरेशंस बताए, ठीक हो गया। अब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ये कौन से होते हैं?
टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ वन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द अदर। अगर हम एक मैट्रिक्स ए के ऊपर कोई कॉलम या रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स बी बन जाता है, तो हम कहते हैं कि ए और बी इक्वलेंट हैं। अगर ए के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने से, इनमें से कोई ऑपरेशन अप्लाई करने से बी बनता है, तो हम कहते हैं ए इज़ रो इक्वलेंट टू बी। ठीक हो गया। और अगर ए के ऊपर कोई कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से बी बनता है तो हम कहते हैं ए इज़ कॉलम इक्वलेंट टू बी। ठीक हो गया। ये हो गया जी हमारे पास इक्वलेंट मैट्रिसेस। नेक्स्ट है जनाब एशेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और रिड्यूस एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एशेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स के एशेलन फॉर्म में होने के लिए उसका स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि एक m/n मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एशेलन फॉर्म में है अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ये है कि इन ईच सक्सेसिव रो, हर अगली रो में, ये प्रोसीडिंग रो है, ये सक्सेसिव रो है, ये प्रोसीडिंग है, ये सक्सेसिव है। अगली रो को सक्सेसिव कहते हैं, पिछली को प्रोसीडिंग कहते हैं। इफ़ इन ईच सक्सेसिव रो नंबर ऑफ zeros before the leading entry, number of zeros before the leading entry is greater than number of such zeros in the preceding row। ठीक है, मतलब अगली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद पिछली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब लीडिंग एंट्री क्या है, देखिए मैं लिखता हूँ जी 1 2 3 0 1 7 0 0 3। तो इस रो की लीडिंग एंट्री ये है, इस रो की लीडिंग एंट्री ये है, इस रो की लीडिंग एंट्री ये है। ठीक हो गया। तो अगर मैं लिखता हूँ 0 0 0 तो इस रो की कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। तो लीडिंग एंट्री क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो रो जो है उसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री को हम लीडिंग एंट्री कहेंगे। नॉन ज़ीरो रो की नॉन ज़ीरो एंट्री जो पहली है ना उसको हम कहेंगे लीडिंग एंट्री। ठीक हो गया। तो एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई है कि इन ईच सक्सेसिव रो, हर बाद में यानी कि नीचे आने वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद पिछली रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर इसमें पहली रो में लीडिंग एंट्री से पहले 1 0 है तो दूसरी रो में 2 होने चाहिए, तीसरी में 3 होने चाहिए। ठीक हो गया। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो इज़ 1। हर रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 नहीं है। तो अगर मैं इसकी भी 1 लिख देता हूँ तो ये ज़रा देखें आप, पहले जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एशेलन फॉर्म के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला मैट्रिक्स। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद बढ़ती जानी चाहिए, जो नीचे जाए। इसमें लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो मस्ट बी 1। ठीक है, तो ये देखें इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। ठीक हो गया, दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, एवरी नॉन ज़ीरो रो परसीड्स एवरी ज़ीरो रो। तीसरी कंडीशन क्या है, एवरी नॉन ज़ीरो रो परसीड्स एवरी ज़ीरो रो, कि नॉन ज़ीरो रो हमेशा ज़ीरो रो से पहले आनी चाहिए। जब कोई ज़ीरो रो आ जाए तो उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें ये ज़ीरो रो आ गई है, इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं आनी चाहिए। आप ज़ीरो रोज़ जितनी मर्जी लिख लें आगे, नॉन ज़ीरो रो को नहीं आनी चाहिए। अगर 1 3 7 यहाँ पे आ गया तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये एशेलन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर ये भी ज़ीरो कर दें तो फिर ये एशेलन फॉर्म में होगा। ठीक है, ये पहचान मैंने आपको बताई है, दोबारा बता देता हूँ। हर रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद जो है ना वो अपने से नीचे वाली रो से कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसमें नीचे वाली रो में 1 0 है, इसमें कोई भी नहीं, कम है। इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें कम है। ठीक हो गया। यानी कि नेक्स्ट नीचे वाली रो में जीरोस की तादाद बढ़ती जानी चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले। हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। अगर कोई ज़ीरो रो आ जाए तो उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये 3 कंडीशंस हैं एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए। अभी मैं आपके सामने मैट्रिक्स एक और लिखता हूँ और अब हम जज करते हैं कि क्या ये एशेलन फॉर्म में है। 2 3 7 0 1 2 0 0 1।
इसमें लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं, इसमें एक ज़ीरो है, इसमें दो ज़ीरो है, बढ़ रही है तादाद ज़ीरोज़ की, लिहाजा ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो इज़ 1, इसमें 1 नहीं है, ठीक है, लिहाजा ये एशेलियन फॉर्म नहीं है। अगर ये भी 1 कर दिया जाए तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ज़ीरो रो आ जाए तो उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं आनी चाहिए, यानी कि एवरी नॉन ज़ीरो रो प्रोसीड्स एवरी ज़ीरो रो, हर नॉन ज़ीरो रो ऊपर आ जाती है, ज़ीरो रो नीचे आनी चाहिए, ज़ीरो रो के बाद कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इसमें ज़ीरो रो है ही नहीं, तो चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो अब ये एशेलियन फॉर्म में है मैट्रिक्स, ठीक है। कई जो राइटर्स हैं वो ये डायगोनल एंट्री का 1 होना ज़रूरी नहीं समझते, वो कहते हैं बस ठीक है डायगोनल एंट्री 1 के अलावा भी कुछ हो जाए ना, बस बाकी दो कंडीशंस कि जो हम नीचे जाएं ज़ीरोज़ की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले बढ़ती जाए, और अगर कोई ज़ीरो रो आ जाए तो उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो रो ना हो, तो फिर ये एशेलियन फॉर्म में होगा मैट्रिक्स जो है। लीडिंग एंट्री मैंने बताई है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी नॉन ज़ीरो रो की लीडिंग एंट्री है, उसका पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उस रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो फिर इसकी लीडिंग एंट्री 2 होगी। अब जी एशेलियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बाद है जी रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म। रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? अगर कोई मैट्रिक्स एशेलियन फॉर्म में हो, यानी कि उसमें 3 कंडीशंस पाई जाएं। पहली कंडीशन क्या है कि इन each successive row number of zeros before the leading entry is greater than number of such zeros in the preceding row, ठीक हो गया। ऊपर वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद नीचे वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद से कम होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। तो दूसरी कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ज़ीरो रो आ जाए तो उसके बाद नीचे कोई नॉन ज़ीरो रो ना आए। ये तो था एशेलियन फॉर्म। रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स एशेलियन फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? एशेलियन फॉर्म में हो, यानी कि ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करें मैट्रिक्स जो है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक एडिशनल कंडीशन है इसमें, वो एडिशनल कंडीशन क्या है कि इफ़ लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो आर आई लाइज इन द कॉलम सी जे, अगर आर आई की लीडिंग एंट्री सी जे में मौजूद है, देन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे मस्ट बी ज़ीरो। इसको अब सादा लैंग्वेज में क्या बताऊंगा मैं कि अगर किसी रो की लीडिंग एंट्री किसी दूसरे कॉलम में मौजूद है तो उस कॉलम के बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक हो गया। अब देखें इस रो की लीडिंग एंट्री इस कॉलम में मौजूद है, बाकी ज़ीरो नहीं है सारे, लिहाजा ये रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, इसको भी ज़ीरो बना दूँ, ठीक हो गया। ठीक है, अब इस रो की लीडिंग एंट्री इस कॉलम में मौजूद है तो इसके भी बाकी ज़ीरो होने चाहिए। इस रो की लीडिंग एंट्री 1 है, इसमें मौजूद है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। इस रो की लीडिंग एंट्री 1 है, इसमें मौजूद है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। अगर किसी रो की लीडिंग एंट्री किसी दूसरे कॉलम में मौजूद है तो उस कॉलम के बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। अब देखें फर्ज करें मैं इसी मैट्रिक्स में एक कॉलम बढ़ा देता हूँ 2, 3 and 7, तो ये मैट्रिक्स भी रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म में है, क्योंकि एशेलियन फॉर्म में तो ये है। देखिए इसमें लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं, इसमें एक ज़ीरो है, इसमें 2 ज़ीरो है। पहली कंडीशन एशेलियन फॉर्म की सेटिस्फाई हो गई, हर रो की लीडिंग एंट्री 1 है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर कोई ज़ीरो रो आ जाए तो उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं आनी चाहिए, तो ज़ीरो रो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो लिहाजा इसको क्या चेक करना है, तो अब देखें लीडिंग एंट्री भी 1 हो गई और ज़ीरो रो भी कोई नहीं। ज़ीरो रो अगर होती तो फिर चेक करना था बाद में कोई नॉन ज़ीरो रो तो नहीं आ गई। ये एशेलियन फॉर्म में तो है। अब चेक करते हैं क्या ये रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म में भी है। इस रो की लीडिंग एंट्री इसमें और इस कॉलम में मौजूद है, दोनों कॉलम्स के बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इस रो की लीडिंग एंट्री 1 जो है इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, बाकी सारे इन कॉलम्स के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, लिहाजा ये रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म में है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट है जी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या चीज़ है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अ मैट्रिक्स व्हेन इट इज़ इन रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म। एशेलियन फॉर्म या रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म। रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म वैसे मैं ज़्यादा बताता होता हूँ कि यही बेहतर है, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है जी? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन इट इज़ इन रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एशेलियन फॉर्म में है तो उसकी नॉन ज़ीरो रोज की तादाद को हम उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं, ठीक हो गया। रैंक की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ ए
इक्वल होता है जी रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल है जी रैंक ऑफ ए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज रो और कॉलम इक्वलेंट टू बी, अगर दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वलेंट हैं, यानी कि एक के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से दूसरा आता है, तो फिर दोनों का रैंक इक्वल होगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी यह है जनाब कि नल मैट्रिक्स का रैंक 0 कंसीडर होगा। रैंक ऑफ ओ इज 0। ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसका रैंक 1 हो, जिसका रैंक क्या हो, 1 हो। चौथी प्रॉपर्टी, नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज रैंक 1। कोई ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसका रैंक 1 हो। ठीक हो गया जनाब, ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी रैंक की। अब ये जो डिस्कशन है ना, इससे मतलब MCQs आपको एशेलन फॉर्म से मतलब आ सकता है, रिड्यूस एशेलन फॉर्म से मतलब आ सकता है, रैंक से मतलब आ सकता है। ठीक है, मसलन आपसे कहा जाए जी कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है जी 3x3 ऑर्डर का, तो बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब मैं MCQs डिस्कस करने लगा हूँ, तो मैं सबसे पहले एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है, तो आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2 दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए। ठीक है, नन ऑफ दीज क्या दिया जाए। आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये चौथी प्रॉपर्टी ये बोली थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक 1 नहीं हो सकता। नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज रैंक 1। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि देखें इसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं। मैंने स्क्यू सिमेट्रिक पर जब डिस्कशन की तो मैंने कहा था इसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, और ये एलिमेंट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक हो गया। ये देखें 5 का -5, 7 का -7, तो क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका रैंक 1 नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब आपसे कहा जाए जी कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इससे हमने एक मैट्रिक्स B बनाया है। B बनाया किस तरह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए का मैट्रिक्स B इज़ फॉर्म्ड बाय obtained by interchanging 2 rows of मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स B जो हमारे पास आया है वो मैट्रिक्स A की 2 रोज को इंटरचेंज करने से आया है। ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के रैंक्स में रिलेशन क्या होगा, रैंक ऑफ A लेस देन रैंक ऑफ B होगा। ठीक है, या फिर रैंक ऑफ B लेस देन रैंक ऑफ A होगा, या फिर रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ B होगा। तो आप इक्वल वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये देखें मैंने आपको बताया है कि अगर एक मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से दूसरा मैट्रिक्स आता है तो दोनों का रैंक सेम होता है, दोनों का रैंक सेम होता है। ठीक है, आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, और 4 ऑप्शंस दे दिए जाए। एक आपसे कहा जाए कि ये जी मैट्रिक्स जो है ये एशेलन फॉर्म में है, दूसरा आपसे कहा जाए रिड्यूस एशेलन फॉर्म है, तीसरा कहा जाए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चौथा कहा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को टिक करेंगे, क्योंकि ये देखें डायगोनल से नीचे वाली तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। और अगर मैं ये 7 और 5 की जगह पे 1 कर दूं
और आपसे कहा जाए बताएं जी ये एशेलन फॉर्म है, रिड्यूस एशेलन फॉर्म है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप इसको एशेलन फॉर्म कहेंगे, क्योंकि लीडिंग एंट्री से पहले जीरोज़ की तादाद बढ़ रही है। हर रो की लीडिंग एंट्री 1 है, ज़ीरो रो है ही नहीं, तो बाद में नॉन ज़ीरो रो क्या चेक करनी है, तो आप इसको कहेंगे ये एशेलन फॉर्म है। ठीक हो गया। तो अब ये मैंने 3 MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज की डिस्कशन जो है इसमें से इनके अलावा देखें मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं इनमें से कोई भी मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट लेके MCQs बनाए जा सकते हैं। ये मैंने एक मॉडल के तौर पर आपको बताया कि इस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने लेक्चर को ध्यान से समझना है और इसके बारे में थोड़ा सा ज़हन खुद भी लड़ाया करें, दोहराया करें कि आज की जो डिस्कशन है इससे मतलब किस किस तरह के MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।